बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। दिस इज़ तारिक खानज़ादा एंड यू आर वाचिंग कैटलिस्ट कैजेट। स्टूडेंट, आज जो एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे वो है 15.5 क्लास मैट्रिक चैप्टर नंबर 15 ट्रिग्नोमेट्री। चलते हैं पहले सवाल की जानिब। अच्छा, पहले सवाल की जानिब चलने से पहले मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहता हूँ जो पूरी एक्सरसाइज में ये काम आएंगी। अगर ये आपने वीडियो देख ली तो बाकी सवालात आपको करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब जरा देखें, कुछ मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख दिए, बल्कि कुछ क्या सारे लिख दिए, रेसिप्रोकल वाले नहीं लिखे। बहरहाल देखें, साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोसिकेंड इसका रेसिप्रोकल है तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, टेंजेंट परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो कोटिंजेंट इसका रेसिप्रोकल है तो ये उलट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कोस बेस अपॉन हाइपोटेनियस तो इसका रेसिप्रोकल सीकेंड है तो ये हो गया हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ये रेशियोज आपको काम आएंगे। अच्छा, ये रेशियोज कहाँ काम आते हैं अब ये भी समझ लीजिए भाई। ये जो राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं ना, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है, उसके कुछ भी नाम हो सकते हैं, PQR, LMN, ABC, ठीक है जी, कुछ भी नाम हो सकते हैं, कहीं भी ABC हो सकता है। एक एंगल 90 डिग्री का हो, उसमें चीजें लगती हैं, उसमें रेशियोज काम आते हैं, क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर भी देखोगे आप, बेस भी देखोगे, हाइपोटेनियस भी इसमें देखोगे। तो ये होती कहाँ है? अब जरा देखें, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कंसीडर करता हूं एंगल, तो ये एंगल से रास्ता जो 90 डिग्री के लिए जाता है ये मेरा बेस हो जाता है। जाहिर है ये रास्ता तो 90 डिग्री पे नहीं जा रहा ना, यही जा रहा है, ये बेस हो जाता है इस एंगल से, सही है। तो ये 90 डिग्री वाली लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगी, बाकी जो बचता है वो हाइपोटेनियस हो जाएगी। इस एंगल से अगर हम देखें, अगर हम इस एंगल से हम देखें, ठीक है, अगर हम इस एंगल से हम देखें तो ये एक एंगल है। अब कौन सा रास्ता 90 डिग्री को जा रहा है? ये तो नहीं जा रहा, यही जा रहा है, तो ये बेस हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये हाइपोटेनियस हो जाएगी। तो आपने देखा हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस इसी के अंदर मौजूद होती हैं। अब जरा देखते हैं भाई, ये एंगल है, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, तो साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इस तरीके से सारे, जैसे कोस बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट के बराबर होता है, ठीक है। तो ये इसमें होती है यूज। अब देखते हैं, अब जरा देखें, एक चीज और समझ लें। फॉर एग्जाम्पल कोई भी लाइन होती है, यहां पर A पॉइंट है और ये पॉइंट B है, ठीक है जी। अब इसका डिस्टेंस, ठीक है, या तो सेंटीमीटर में होगा या मीटर में होगा। इसका डिस्टेंस चाहे वो सेंटीमीटर में हो या मीटर में हो, भाई हम इसके डिस्टेंस को ऐसे हम लिख सकते हैं, A से B तक का फासला, ठीक है। A और B तक को, इस लाइन का नाम क्या होगा? A से लेकर B तक, ठीक है जी। अच्छा, तो ट्राइंगल जो बनता है, राइट एंगल ट्राइंगल, ये C अगर होता तो ये कौन सी साइड होती? B से लेकर C तक। हाँ, इसको आप छोटा a भी कह सकते थे क्योंकि इधर A लिखा हुआ है। अगर BC लिखा हो तो फिर हम BC कहेंगे। तो बहरहाल ये जो लाइन है ये क्या है? B to C है, और ये वाली कौन सी है? A to C है। तो ये बातें भी समझ ली आपने। अब चलते हैं सवाल की जानिब और सॉल्व करते हैं सवाल को, ठीक है जी। तो सवाल को सॉल्व करने के लिए अब जरा देखें, अ ट्री इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक ग्राउंड है, ये सारा फॉर एग्जाम्पल एक ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, उस पर एक दरख्त मौजूद है, ये दरख्त मौजूद है उस पर, ये दरख्त है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है जी, सही है। मगर दरख्त कहां मौजूद है ये बता रहा है, बोल रहा है अ ट्री इज एट अ डिस्टेंस, फासले पर है। एक दरख्त कितना फासले पर है? 50 मीटर के फासले पर है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड में एक पॉइंट है, फ्रॉम अ ग्राउंड, पॉइंट ऑफ अ ग्राउंड, ग्राउंड में एक पॉइंट है, उससे दरख्त कितने डिस्टेंस पर है? 50 मीटर के फासले पर है। 50 मीटर के फासले पर एक पॉइंट से दरख्त मौजूद है। समझ में आ गई बात? अब जरा देखते हैं दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री फ्रॉम दिस पॉइंट इज ऑफ 30 डिग्री। तो जरा देखते हैं, ये वाला एंगल दिया हुआ है, मैं बताता हूं ये एलिवेशन एंगल क्या होता है। ये 30 डिग्री दिया हुआ है, और ये पे बताता हूं ये क्यों ऐसा बनता है, यहां क्यों बना, यहां क्यों नहीं बना। जरा देखो, फॉर एग्जाम्पल भाई इस पॉइंट पर मैं मौजूद हूं या कोई और मौजूद है, और एक बड़ी सी बिल्डिंग आपके सामने मौजूद है, ठीक है, और आप किसी जगह पर मौजूद हैं, किसी ऊंची जगह पर, बीच में कहीं इस तरह से आप मौजूद हैं, या अपनी छत पर खड़े हुए हैं। तो आप अगर इस, आपकी आंख जो है, आप उससे हॉरिजॉन्टल एक लाइन सीधी बना लें, ठीक है, जो दायरा सीधा भी तो आप देखेंगे ना। अब अगर आप बिल्डिंग के टॉप पर देखते हैं तो ये एक एंगल बनता है, ठीक है,
तो ये वाला जो एंगल होगा जो आप टॉप पर देखकर बना रहे हैं, तो ये कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। ठीक है जी। और उसके बाद जो है, आप जरूरी तो नहीं ऊपर देख रहे हैं, आप नीचे भी तो देख सकते हैं ना। तो जब आप नीचे देखेंगे तो क्या होगा, एक एंगल ये वाला भी बनेगा कि इस लाइन के साथ ये एंगल बनेगा। ठीक है, तो ये एंगल क्या कहलाएगा, ये एंगल कहलाएगा डिप्रेशन। तो ये जो है आपको अगले सवालात में भी मिलेगा ये एंगल। ठीक है जी। तो आप चलते हैं सवाल की जानिब। एंगल ऑफ एलिवेशन आपने समझ लिया, जो आप खड़े हुए हैं और ऊपर देख रहे हैं। तो एक पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, नीचे तो नहीं बनेगा। और वो क्या बोल रहा है, एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री। टॉप ऑफ द ट्री के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है इस पॉइंट से, फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से, वो कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है। आगे क्या डिमांड क्या कर रहा है, डिमांड क्या कर रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। दरख्त की ऊंचाई बताओ, दरख्त की ऊंचाई बताओ कितनी है, हाइट कितनी है दरख्त की। तो भाई ये जो है ये हमारा ट्री है, ये याद रखना। इसकी क्या बतानी है, ऊंचाई बतानी है। तो आपने जरा नोट किया कि भाई ये तो जो है ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ये देखो ना 90 डिग्री का एक एंगल बन गया इधर। तो आपने सोचा यार ये तो सवाल थोड़ा इजी होता जा रहा है। तो आपको एक चीज दी उसने एंगल, एक चीज दी एक साइड, और ये वाली साइड आपसे बोल रहा है डिमांड कर रहा है, साइड ही हुई ना हमारे लिए तो ट्री की हाइट। तो हमने क्या किया, इनको नाम दे दिया ए, बी और सी नाम दे दिया। ठीक है जी। अब आपने ऐसा टिग्नोमेट्रिक रेशो यूज करना है। अब जाहिर है ये एंगल है, तो ये क्या हो गई हमारी, बेस हो गई। ये क्या हो गई हमारी, परपेंडिकुलर हो गई। ये बेस हो गई। ठीक है, पेंसिल से आप लिख सकते हैं, ये परपेंडिकुलर हो गई और ये हाइपोटेनियस हो गई। जाहिर है ये साइड यूज करने, इस साइड को यूज करके, तो एंगल तो ये रहा। तो आप ऐसा फंक्शन यूज करें जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आता हो। हाइपोटेनियस का काम ही नहीं है। तो परपेंडिकुलर और बेस इसमें नहीं आता, छोड़ दो। इसमें नहीं आता, छोड़ दो। इसमें आता है, देखो टेंजेंट वाले में या तो इसमें आता है या इसमें आता है। ठीक है, इसमें भी नहीं आता, हाइपोटेनियस आ रहा है। ठीक है, इसको छोड़ दो। तो कोई सा भी आप एक यूज कर लें तो सवाल हो जाएगा। तो हम कौन सा यूज कर रहे हैं, टेंजेंट थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो जरा देखें, सबसे पहले आप देखें, मालूम आपको जो करना है वो आप लिख लें। आपने लिखा कि लेट बी से लेकर सी तक का जो डिस्टेंस है ये क्या है, बी द हाइट ऑफ द ट्री। ये ट्री की ऊंचाई है, बी द हाइट ऑफ द ट्री। ये ट्री की ऊंचाई है बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस। समझ में आ गई बात। अब जरा देखें, आप लिखेंगे, हम जानते हैं कि टेंजेंट को अगर मैं यूज करूं मेजरमेंट एंगल ए पर, ए है ना, ये मेजरमेंट एंगल ए पर रखकर, तो मेरे पास किसके बराबर आएगा, परपेंडिकुलर, जो कि मेरा क्या है, बी से लेकर सी तक का फासला। तो बी टू सी डिवाइडेड बाय ये वाली साइड का नाम ए टू सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सही है। मेजरमेंट एंगल ए गिवन है, वो है टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू बी टू सी। गिवन नहीं है, मालूम करना है तो इसको बचा लें। ए टू सी क्या है, ये रहा 50, ए से लेकर सी तक 50। अच्छा 50 किस में दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है। टेंजेंट 30 की अगर वैल्यू मालूम करनी हो तो भाई टेंजेंट बराबर होता है किसके, साइन थीटा और अपॉन कोस थीटा के। तो टेंजेंट 30 किसके बराबर होगा, साइन 30 अपॉन कोस 30। ठीक है जी। साइन 30 का मतलब है 1/2 और कोस 30 का मतलब है रेडिकल 3/2। 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या आ गई, 1/, रेडिकल का 3। तो पुट कर दें टेंजेंट 30 की जगह 1/, रेडिकल का 3 इज इक्वल टू बी टू सी का डिस्टेंस, यानी कि हाइट ऑफ द ट्री, ये जो है डिवाइडेड बाय 50। ठीक है। अब जरा देखें 50 इधर क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, उधर जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई करेगा। तो 50 अपॉन रेडिकल का 3 इज इक्वल टू बी टू सी। 50 को जब मैं रेडिकल 3 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर जो मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है 28.867 मीटर इज इक्वल टू बी टू सी। ठीक है जी। ये आंसर मैंने पहले ही देख लिया था, जाहिर है। तो आप कैलकुलेटर में जब लिखेंगे 50 डिवाइडेड बाय रेडिकल का 3 तो क्या आएगा, 28.867 मीटर इसका आंसर आ रहा है। ठीक है जी। तो आपने देखा कि हाइट ऑफ द ट्री कितनी आ गई, 28.867 मीटर। सवाल मीटर में दिया हुआ था तो जवाब भी मीटर में। ठीक है जी। तो ये था पहला सवाल। अब करते हैं सवाल नंबर 2 जी। तो सवाल नंबर 2 जरा देखें क्या कहता है। ऑन द बैंक ऑफ द सी देयर इज अ लाइट हाउस 100 मीटर हाई।
भाई ये कह रहा है दरिया के किनारे, भाई ये दरिया बह रहा है, ठीक है, मगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा, ठीक है, मगर आप समझ गए ये दरिया बह रहा है, ये ऐसे दरिया बह रहा है, ठीक है। अब मगर इसको ऐसे कीजिएगा आप के साइड व्यू में दरिया बह रहा है आपके। देयर इज अ लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है दरिया के किनारे, ठीक है, यहाँ लोग बसते हैं, आबादियां हैं, मगर दरिया के किनारे एक लाइट हाउस मौजूद है, ठीक है, मगर लाइट हाउस मौजूद है, ये मैंने इतना ऊंचा क्यों बनाया, तो भाई ये बोल रहा है 100 मीटर हाइट पर ये मौजूद है, 100 मीटर हाई का मौजूद है ये, ठीक है जी, लाइट हाउस है। आगे चलते हैं। द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द शिप फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस इज ऑफ 45 डिग्री। आप जरा देखें, मैंने आपको बताया था अगर बंदा इधर खड़ा है, बिल्डिंग ये है, तो ये जो एंगल बनता है एलिवेशन बनता है, ये जो बनता है ये डिप्रेशन बनता है, मगर बनता कैसे, एक सीधी लाइन होती है, ठीक है, आंख के बिल्कुल सीधे, उसके रिस्पेक्ट से दो एंगल बनते हैं, तो ये नीचे देखने वाला डिप्रेशन, ऊपर देखने वाला एलिवेशन। तो यहां से क्या बात कर रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, मैंने कहा डिप्रेशन, तो ऊपर से नीचे बनेगा, एक तो ये पहचान। तो द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द शिप का जो एंगल ऑफ द डिप्रेशन बन रहा है, अब शिप भी आ गया, दरिया है तो जहाज भी आएगा, कश्ती भी आएगी, ठीक है, तो शिप, तो यहां पर जो है जहाज का है भाई, द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द शिप, जहाज के लिए जो एंगल बन रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, हाउस के टॉप से बन रहा है, लाइट हाउस के टॉप से बन रहा है ये ना, फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस इज ऑफ 45 डिग्री, मगर एंगल ऑफ द डिप्रेशन है, तो एक तो लाइन ये सीधी लाइट हाउस से, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, इससे एक एंगल बन रहा है कितना, 45 डिग्री। कहां के लिए बन रहा है, जो इस दरिया के अंदर, इस दरिया के अंदर जहाज खड़ा है, उसके लिए 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। समझ में आ गई बात। अच्छा आप जरा देखें, ये लाइट हाउस है, ये इसका टॉप है, ठीक है, ये जो सीधी लाइन है, आप अगर ये एंगल बनाएंगे कितना है, 90 डिग्री, 90 को अगर मैं ऐसे कर लूं तो ये होगा 45 डिग्री और ये भी होगा 45 डिग्री। तो ये जरा देखें, अगर ये 30 होता तो ये 60 होता, मगर 90 डिग्री है बिल्कुल, क्योंकि यहां पर वादा है, तो ये 45 है, तो ये वाला कितना हो गया, 45 डिग्री। 15.4 के कुछ सवालात में मैंने बताया था, जब दो एंगल ट्राइंगल के बराबर आ जाए, ठीक है, तो उनकी दोनों साइड्स भी बराबर होती हैं, ये मैंने बताया था। तो दोनों एंगल बराबर कब आते हैं, दोनों जब राइट एंगल ट्राइंगल होता है ना भाई, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके जिसमें एक डिग्री 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री का है, इसके तीनों एंगल का जो सम होता है वो बराबर किसके होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। ये मैंने आपको बात बताई थी। 180 में से अगर एक 90 है और एक 45 है, ठीक है, तो जो आखिरी निकलेगा वो भी कितना निकलेगा, यानी कि बीटा जो निकलेगा वो निकलेगा 45 डिग्री। आप इनको प्लस करें उधर लेके जाएं, माइनस करें, 45 डिग्री निकलेगा, क्योंकि एक तो 90, बाकी टोटल कितना बचा, 90 90 180, तो एक 45, तो अगला भी 45। तो यहां पर अगर 90, इस वाली लाइन को मैं कंसीडर कर रहा हूं 90, ठीक है, तो ये 45 है, तो ये भी 45 हो गया। समझ में आ गई बात। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम बिटवीन द फुट ऑफ द लाइट हाउस एंड द शिप ऑफ और लाइट हाउस। अब ये लाइट हाउस, ये शिप, इन दोनों के दरमियान, बिटवीन, फाइंड द डिस्टेंस फाइंड करो, यानी कि ये चीज फाइंड करो। समझ में आ गई, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करो, ठीक है, समझ में आ गई। अब क्या बात है, तो ये एंगल आपको दिया हुआ है 45 डिग्री, मगर ये नहीं, ये वाला दिया हुआ है। समझ में आ गई बात। अब जरा देखें, ये भी 45 बन गया, इसका मैंने कंसीडर कर लिया, ये एक ट्राइंगल है ABC के नाम से, ठीक है, आप लिख भी सकते हैं कंसीडर अ ट्राइंगल ABC। फिर सवाल शुरू करें, तो जरा देखें ABC, ये मैंने लिख लिया। अगर ये वाला 45 है, ये 90 है, तो तीसरा एंगल जो निकलेगा यहां पर वो कितना होगा, 45 डिग्री ही होगा। समझ में आ गई बात। तो अब हमारे पास तमाम चीजें मौजूद हैं, ठीक है, अब हमारे पास तमाम चीजें मौजूद हैं, तो हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे सवाल को। तो हमने लिखा लेट, जो मालूम करना है, क्या मालूम करना है, A to C बी द क्या है, डिस्टेंस बिटवीन, किसके दरमियान है भाई, ये लाइट हाउस एंड द शिप। A to C हमने पहले ही बता दिया उसको, ये हमें फाइंड करना है, तो हमने ये बता दिया A to C क्या है, डिस्टेंस है किसका, शिप का और लाइट हाउस का, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये इस एंगल के रिस्पेक्ट से ये बेस हो गई, ये परपेंडिकुलर हो गई और ये हाइपोटेनियस हो गई, ये हाइपो हो गई, ये परपेंडिकुलर हो गई और ये बेस हो गई, इस एंगल के रिस्पेक्ट से। अब जरा देखें, हमें कौन सा फंक्शन यूज करना है, हमें बेस मालूम करनी है, परपेंडिकुलर गिवन है हमारे पास, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस या बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इन दोनों में ही आते हैं ये, तो हम ये यूज करेंगे, हाइपोटेनियस वाला फंक्शन यूज नहीं करेंगे, इसमें हाइपोटेनियस इसमें और इसमें, तो ये यूज नहीं करेंगे।
तो ये वाली साइड मालूम करनी है, ये साइड हमारे पास गिवन है, तो हम इन्हीं दो साइड्स को यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे कि भाई हम जानते हैं टेंजेंट मेजरमेंट एंगल ए, क्योंकि ए मैंने नाम दिया इसको, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितनी है भाई मेरे पास, परपेंडिकुलर नहीं लिखे बल्कि बेहतर है बी टू सी का फासला लिखे, डिवाइडेड बाय ए टू सी। समझ में आ गई बात। अब जरा देखें टेंजेंट किसके 45 डिग्री है, मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू बी टू सी। बी टू सी का जो डिस्टेंस है वो है 100 मीटर, डिवाइडेड बाय ये कितनी है हमारे पास बेस मालूम करनी है, तो ए टू सी। ठीक है, टेंजेंट 45 भाई बराबर होता है 1 के, इज इक्वल टू 100 मीटर डिवाइडेड बाय ए टू सी। सही है, ये ए टू सी डिवाइड करा उधर जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करेगा, तो ए टू सी डिस्टेंस जो आया वो हमारे पास कितना आया 100 मीटर आ गया। ठीक है जी, तो ये वाली जो साइड है ये भी कितनी है 100 है, एक साइड ये भी बराबर और ये दोनों साइड भी बराबर, दो एंगल भी बराबर थे, इसी वजह से ये आंसर आया। चलते सवाल नंबर 3 की जाने। सवाल नंबर 3, अ लेडर 8 मीटर्स लॉन्ग रीचेज अ पॉइंट ऑन अ वॉल। क्या बात कह रहा है भाई, एक दीवार है मेरे पास और सीढ़ी होती है, सीढ़ी लेडर, वो मैंने क्या की दीवार के साथ खड़ी कर दी, मगर वो उसकी लंबाई कितनी है भाई 8 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास सीढ़ी है, ठीक है, आप सपोज कर लें सीढ़ी है, और ये इसकी जो लंबाई है वो कितनी है 8 मीटर लॉन्ग है, तो मैंने इसको दीवार के साथ खड़ा किया। सही है, दीवार के साथ लगा दिया। अब जरा देखें, अब ये ऐसे लगानी है सच डेट इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। जाहिर है दीवार है तो कोई फर्श पर ही होगी, फर्श पे दीवार होगी, और ये जो सीढ़ी है मैंने इसको ऐसे लगाना है कि ग्राउंड के साथ क्या बनाए 60 डिग्री का एंगल बनाए विद द ग्राउंड। देखिए ग्राउंड के साथ, तो ग्राउंड के साथ एंगल कितना बनाए 60 डिग्री, और 8 मीटर की ये खुद है। जहां पर ये 60 डिग्री का एंगल बनाएगी मैंने उसको उधर ही रख दिया। अभी ऐसे करूंगा तो ये ज्यादा एंगल हो जाएगा, तो ऐसे तो मैं नहीं रख सकता, 60 डिग्री के एंगल पर मैंने सीढ़ी रख दी। फाइंड द हाइट ऑफ द पॉइंट ऑन द वॉल। ये जो वॉल पे पॉइंट आया इसकी ऊंचाई मालूम करनी है। ऊंचाई कहां से भाई, वेयर द टॉप एंड ऑफ द लेडर टचेज इट। जहां पर जो है सीढ़ी का ऊपर जो वाला जो हिस्सा है वो जहां पर इसको टच कर रहा है दीवार को, इस पॉइंट की क्या करनी है हमने हाइट ऑफ द पॉइंट मालूम करना है। यानी कि ग्राउंड से लेकर इस पॉइंट की हाइट मालूम करनी है जहां पर इसको टच कर रही है सीढ़ी। 8 मीटर लॉन्ग है और 60 डिग्री का एंगल ग्राउंड के साथ बना रही है। तो आपने फिर देखा ये तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, दीवार है तो भाई 90 डिग्री का एंगल तो होगा ना ग्राउंड के साथ, तो ये एक फिर से राइट एंगल ट्राइंगल आ गया। अब इसको आप नाम दे दें, मैंने इसको ए बी और ये मैंने इसको सी नाम दे दिया। ठीक है, तो अब इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें मालूम क्या करना है, सबसे पहले वो लिख दें कि लेट बी टू सी बी द, ये क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द पॉइंट, बी द हाइट ऑफ द पॉइंट। ठीक है जी, इतना आपने लिख दिया। अब आपने ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करना है, इसकी रिस्पेक्ट से ये बेस हो गई, ये परपेंडिकुलर हो गई और ये हाइपोटेनियस हो गई। मालूम क्या करना है, परपेंडिकुलर, गिवन क्या है हाइपोटेनियस। तो ऐसा फंक्शन यूज करना है जिसमें इस एंगल के लिहाज से परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस आता हो। तो पहला देखते हैं साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि ये यूज हो रहा है, ये भी आप यूज कर सकते हैं, ये साइड यूज नहीं करनी है आपने। तो आपने लिखा कि भाई हम जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के, तो थीटा इधर क्या है मेजरमेंट एंगल ए है, मेजरमेंट एंगल ए बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर लिखना अच्छा नहीं है, बल्कि इसकी जगह आप वैल्यू लिखें अगर गिवन है, तो वैल्यू गिवन नहीं है तो बी टू सी ये इसका फासला है, और हाइपोटेनियस की जगह क्या है ए टू बी, ये इसका फासला है। ठीक है, तो अब जरा देखें साइन मेजरमेंट एंगल ए, साइन 60 डिग्री, क्योंकि मेजरमेंट एंगल ए कितना है 60 है, इज इक्वल टू ये मालूम करनी है बी टू सी, तो बी टू सी सेम हो गई, और ए टू बी मेरे पास कितना गिवन है, ए टू बी 8 मीटर गिवन है। समझ में आ गई बात। अब जरा देखें साइन 60 की वैल्यू क्या है, रेडिकल का 3/2 है, इज इक्वल टू बी टू सी और ये 8 मीटर। अब यहां पर क्या होगा, अब ये 8 मीटर इधर डिवाइड कर रहा है, या 8 लिख लें आप, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो 8 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल का 3/2 पहले से उधर लिखा था, इक्वल टू यहां क्या बचा बी टू सी बचा, तो 2 1 जा 2 2 4 जा 8। ठीक है जी, तो बी टू सी कितना आ गया 4, रेडिकल का 3 आ गया बी टू सी। ठीक है जी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और करके कि भाई बी टू सी जो आया मेरे पास
वो आपके पास आएगा 6.93 मीटर आएगा। ठीक है जी, जब आप इसको 4 को रेडिकल के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6.93 मीटर। ये था सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 4 की जानिब चलते हैं। अ काइट हैज 120 मीटर ऑफ स्ट्रिंग अटैच्ड टू इट। एक पतंग है और उसके साथ 120 मीटर का धागा अटैच है, पतंग से बंधा हुआ है, जो उसकी डोरी है, धागा है, वो कितना है 120 मीटर उसके साथ पतंग के साथ बंधा हुआ है। When at an elevation of 60 डिग्री, जब वो 60 डिग्री के एलिवेशन पर जाएगी, जाहिर है ये ग्राउंड है, जमीन है सारी की सारी, मैं यहाँ पर पतंग उड़ा रहा हूँ और जो है एंगल ऑफ 60 डिग्री पर वो जा रही है जब, और ये जो उसका धागा है, जाहिर है ये धागा तो यही है ना, वो 120 मीटर का है, सही है। हाउ फार, कितनी दूर जाएगी, अबव द हैंड होल्डिंग इट, कितनी दूर जाएगी, ठीक है, ये यानी कि ये साइड आपको मालूम करनी है। तो जाहिर सी बात है हमारे पास जो है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है अगर हम इसको ऐसे देखें तो, ठीक है। तो जरा देखें ये वाली साइड जो है 90 डिग्री की हो गई। अब ये हम देखें ए हमें दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है और ये सी दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमें कौन सा फार्मूला यूज करना है भाई, इस एंगल के हिसाब से ये बेस हो गई, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस हो गई, ठीक है जी। तो क्या यूज करना है हमने, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा यूज कर रहे हैं जिसमें बेस और हाइपोटेनियस आता हो, तो कोस बेहतर रहता है बेस और हाइपोटेनियस के लिए। तो आप सबसे पहले इसको बताएं कि आपने मालूम क्या करना है भाई। हमने लेट ए सी बी द डिस्टेंस फ्रॉम हैंड होल्डिंग द काइट, या इट भी यूज कर सकते हो, हैंड होल्डिंग इट काइट के लिए, ठीक है। तो हमें क्या है ए टू सी का फासला जो है बेसिकली यही डिस्टेंस है हाथों का और पतंग का, मगर पतंग वहां पर नहीं है, पतंग ऊंचाई पर ही है, ये बात याद रखना। बहरहाल अब हमने जो है अपना चूज कर लिया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो हम यूज करेंगे कोस थीटा। थीटा हम कौन सा यूज कर रहे हैं, मेजरमेंट एंगल ए यूज कर रहे हैं, वो बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस के। तो बेस मेरा क्या है ए टू सी और हाइपोटेनियस मेरी कितनी है ए टू बी, ठीक है जी। कोस मेजरमेंट एंगल ए कितना दिया हुआ है, कोस 60 डिग्री इज इक्वल टू ए टू सी, ये हो गई मेरी बेस, यानी कि ए टू सी मुझे फाइंड करनी है, ठीक है। और ए टू बी कितना दिया हुआ है भाई मेरे पास 120 दिया हुआ है मीटर में। कोस 60 की डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू ए टू सी और 120 डिवाइड में, ठीक है। 120 इधर डिवाइड करा उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा 1 से, तो 120 1 जा 120 मीटर डिवाइड क्या कर रहा है 2 इज इक्वल टू ए टू सी। तो ये जो आंसर आया आप देख सकते हैं ए टू सी इज इक्वल टू 2 1 जा 2 2 6 जा 12 0 का 0। तो ये आंसर जो आया हमारे पास 60 मीटर में आ गया, ठीक है जी, 60 मीटर आंसर आ गया और ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। अब चलते हैं सवाल नंबर 5 की जानिब। सवाल नंबर 5, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द सन, comma if a tower 3 meter high cast a shadow 519 meter long। देखें भाई फॉर एग्जाम्पल ये सूरज है, ठीक है, सही है, सूरज से रोशनी आती है आपको पता है, ठीक है। ये हमारी फिर ज़मीन आ गई, ठीक है। वैसे मैं एक हिस्सा बना रहा हूँ छोटा ज़्यादा, फॉर एग्जाम्पल देखें। अब मैं आपको इस सवाल को आसानी से समझा देता हूँ। एक टावर है जमीन के ऊपर वो बना हुआ है, एक टावर है वो जमीन के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। जमीन पर बना हुआ है वो, उसकी जो हाइट है, देखिए इसमें जो बात है, एक तो ये टावर 300 मीटर हाई, जो उसकी जो टावर है वो 300 मीटर का है, वो कास्ट कर रहा है शेडो 500 मीटर लॉन्ग। अब सूरज की रोशनी आएगी, ठीक है, तो ये जो टावर है इसके ऊपर लगेगी, बाकी जो सूरज की रोशनी ये वाली होगी वो इधर जा रही होगी, सही है। बाकी इधर तक क्या होगा, ये तो मैं एक लाइन बना रहा हूं, ठीक है, जहां तक इसकी रेंज होगी, ये इसका जो शेड है, इसका जो शेड है वो इधर गिरेगा, मगर ये याद रखना ये लाइन शेड नहीं गिरेगी, बल्कि शेड जो गिर रहा होगा वो जमीन के ऊपर गिर रहा होगा। कोई भी बिल्डिंग है उसका जो शेड है वो जमीन के ऊपर गिरता है, तो उसका जो शेड गिर रहा है वो है 519 मीटर का। तो सूरज का जिक्र क्यों किया भाई, तो ये यही बात कर रहा है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन।
सन के लिए मेजरमेंट एंगल जो एलिवेशन जो बन रहा है इस पॉइंट से, वो ही हमें मालूम करना है इस सवाल में। ठीक है, तो आपने देखा भाई एक जो है सीधा जो है टावर है 300 मीटर का, उसका एक शेडो है, एंगल ऑफ द एलिवेशन मालूम करना है सन का, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ठीक है जी, इसको मैंने नाम दे दिया ए का, इसको मैंने नाम दे दिया बी का, और इसको मैंने नाम दे दिया सी का। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब जरा देखें इसका सवाल हम सॉल्व कर लेते हैं, बहुत आसान सवाल है। तो एंगल के लिहाज से ये मेरी बेस हो गई, हाँ ये मेरी परपेंडिकुलर हो गई, और ये मेरी हाइपोटेनियस हो गई। करना क्या है अब जरा देखें। तो सबसे पहले तो जो है आप क्या करें, लेट मेजरमेंट एंगल ए बी आ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। जो आपने मालूम करना है सबसे पहले आपने उसको वो चीज लिख दी कि भाई ये वाली जो चीज है ये एंगल ऑफ द एलिवेशन है जो हम मालूम करने जा रहे हैं। अब आपने कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करना, देखिए दोनों साइड आपको गिवन है, जाहिर है तीन चीजें होती है ना, एक तो एंगल होता है, बाकी दो साइड्स होते हैं, दो साइड वही यूज करनी है जो मिली हुई है, ठीक है, ताकि एंगल निकल सके। तो ये इस एंगल के लिए आते बेस परपेंडिकुलर, तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करें हैं जिसमें बेस और परपेंडिकुलर आता हो, यानी कि कोटिंजेंट हो गया या फिर टेंजेंट हो गया। टेंजेंट आसानी से हो जाएगा, तो टेंजेंट किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर है, तो हम ये यूज करेंगे टेंजेंट थीटा। अब थीटा इधर क्या है, मेजरमेंट एंगल ए, वो बराबर है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है मेरी बी टू सी डिस्टेंस है ये पूरा का पूरा, और ए टू सी में जा क्या है, बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के टेंजेंट बराबर होता है। भाई टेंजेंट मेजरमेंट एंगल मुझे मालूम करना है, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू बी टू सी। बी टू सी कितना गिवन है भाई, 300 मीटर गिवन है, हाँ, डिवाइडेड बाई ये कितना गिवन है, 519 मीटर गिवन है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी डिवाइड करने के बाद टेंजेंट मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.577। ठीक है जी, अब 0.577 ये आप कैलकुलेटर से कीजिएगा तो ये आपके सामने वैल्यू आ जाएगी। अब जरा देखें ये वैल्यू तो आ गई, अब टेंजेंट मुझे क्या करना है, यहां पर मेजरमेंट एंगल ए मालूम करना है, तो टेंजेंट उधर जाके क्या होगा, टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड में जाएगा ऊपर जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 0.577। ठीक है जी, अब 0.5 टेंजेंट की जो वैल्यू है, टेंजेंट 30 की जो वैल्यू है, टेंजेंट 45 की, टेंजेंट 60 की, ज्यादातर वैल्यू ये है, रेडिकल का 3 1 अपॉन रेडिकल का 3। अब 1 अपॉन रेडिकल का 3 तो मेरे ख्याल से इसकी 30 पर है, ठीक है, ये 1 है, और ये जो 60 पर है वो 3 है। ठीक है, और जो है 90 पर जो है टेंजेंट की क्या होगी, साइन 90 यानी कि 1 अपॉन 0 यानी कि इन्फिनिटी। तो ये टेंजेंट की वैल्यू 30 45 और 60 और इन्फिनिटी, और टेंजेंट 0 पर वैल्यू क्या होगी, टेंजेंट 0 के बराबर होगा। उसकी वजह क्या है, साइन 0 कोस 0 1 0 अपॉन 1 0। तो ये वैल्यूज हैं टेंजेंट की, टेंजेंट ही आ रहा है आपके पास। तो आप कैलकुलेटर में थोड़ी सी चालाकी कीजिएगा कि रेडिकल को 3 लिख कर देखिएगा। रेडिकल का 3 जैसे ही आप लिखेंगी तो आपके पास कुछ ऐसी वैल्यू आई होगी 1.732। ठीक है, तो ये रेडिकल 3 जैसे खाली टेंजेंट नहीं, खाली रेडिकल का 3 कैलकुलेटर में। इसी तरीके से जब आप 1 अपॉन रेडिकल का 3 लिखेंगी तो आपके पास आएगा 0.577। ठीक है, तो तमाम स्टूडेंट आप जब ये लिखेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 0.577। इसका मतलब क्या है, 1 अपॉन रेडिकल का 3। तो टेंजेंट इनवर्स 1 अपॉन रेडिकल का 3 भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू, अब भाई मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू, तो भाई टेंजेंट 30 पर होता है 1 अपॉन रेडिकल का 3, तो साइन इनवर्स 1 अपॉन रेडिकल का 3 जैसे ही कैलकुलेटर में आप लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 30 डिग्री एंगल। तो ये एंगल भी आपके पास आ गया। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, इसके बाकी पार्ट्स भी हम करेंगे, और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।